सिलेबस के पीछे भागना बंद कर दो तुम सब अब। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ख़राब चल रही है, सिलेबस इनकम्प्लीट है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स तो स्टार्ट ही नहीं करे, रिवीजन कब होगी, फुल लेंथ टेस्ट कब देंगे, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच सिलेबस हैव यू कंप्लीटेड। बोर्ड एग्जाम की तुम्हारी जो परसेंटेज है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि तुमने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है, बल्कि इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस 3 घंटे में तुम कितना लिख के आते हो और जितना लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। इन लास्ट 45 डेज के अंदर अगर आपने सही टेक्निक, सही स्ट्रैटेजी यूज नहीं करी, कितना मर्जी सिलेबस के पीछे भाग लो, बोर्ड एग्जाम में आपको कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त आप देखना, बोर्ड एग्जाम्स के लिए लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी की बहुत सारी वीडियोस अपलोड होंगी, लेकिन उस वीडियो के अंदर ज्यादातर मैंने देखा है कि जो एडवाइस दी जाती है वो जनरलाइज्ड एडवाइस होती है, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अपने लिए पर्सनली अपनी कमियों को और अपनी स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए कैसे टेक्निक, कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। वो सिर्फ आपके लिए काम करेगी, आपके फ्रेंड के लिए, आपके ट्यूशन मेट के लिए, आपके क्लासमेट के ऊपर वो लागू नहीं होगा। उसके लिए उसको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्रोसेस समझाऊंगा, अगर आपने उसको ढंग से अप्लाई कर लिया और उसको डेली बेसिस पे उसको यूज़ किया, आप देखोगे कि आपके वीक सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे, आपके वीक टॉपिक्स जो पहले थे वो स्ट्रांग होने लगेंगे, धीरे धीरे आपको एक्सपर्टीज आने लगेगी अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने वीक टॉपिक्स पे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस डाउन होना। एक तो सिलेबस भी इनकम्प्लीट है, ऊपर से जो हम पढ़ रहे हैं वो भी ढंग से कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे, और जितना पूरा दिन भर बैठ के जो पढ़ाई करते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपके अंदर से और ज़्यादा पढ़ने की मोटिवेशन आती जाएगी। ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। सबसे पहली चीज़ जो ऑलमोस्ट 90% लोग गलती करते हैं, जो मैंने अभी पहले भी बोला कि लास्ट 45 डेज की जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस बन रही हैं, जो आपका फ्रेंड बना रहा है अपने लिए, जो आपका ट्यूशन मेट, आपका स्कूल मेट, आपका पड़ोसी जो दोस्त है, वो जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो टाइम टेबल बना रहे हैं, वो अपने लिए बना रहे हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपना टाइम टेबल, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के हिसाब से बनाओ। वैसा प्लान बनाओ जो आपके लिए कंफर्टेबल है। दूसरों के प्लान को या दूसरों के टाइम टेबल को कॉपी मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम सामने वाले बंदे को देख लेते हैं कि यार ये इसके तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इसने तो सैम्पल पेपर करने भी स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ये क्लास का टॉपर भी है, या टॉपर नहीं भी है तो ये एक डिसेंट बच्चा है, अच्छी पढ़ाई करता है, तो उसको फ़ोन करके बोलेंगे भाई तू कैसे पढ़ रहा है, तू कैसे करता है, तू दिन में कितने घंटे पढ़ता है, तू कौन कौन से सब्जेक्ट करता है। वो अपनी मेंटल पावर के हिसाब से, अपनी विल पावर के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना टाइम टेबल फॉलो करता है, क्योंकि वो उसको सूट करता है। आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, आपकी विल पावर भी कमज़ोर है, आप आधे घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते, वो 2-2 घंटे भी बैठ सकता है, तो उसका टाइम टेबल और उसकी स्ट्रैटेजी आपके ऊपर कैसे लागू हो सकती है। इसीलिए दूसरों के टाइम टेबल को, दूसरों की स्ट्रैटेजी को कॉपी मत करो। सिलेबस के पीछे मत पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपका कम से कम 60%, 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपने पूरे दिन का उतना ही परसेंटेज उस कंप्लीटेड सिलेबस को रिवाइज करने में, रिकॉल करने में, उसको कंसोलिडेट करने में लगाओ, उसको अपनी मेमोरी के अंदर ढंग से बिठाओ, और जो बचा हुआ सिलेबस है उसको दिन के बचे हुए हिस्से में करो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, इट्स नॉट अबाउट, ये थंब रूल है, इसको याद रखना, किसी भी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं, चाहे आप आगे अपने एंट्रेंस एग्जाम भी दोगे अभी 12th के बाद, स्पेशली कॉलेजेस के लिए, तो आप इस रूल को याद रखो। इट्स नॉट अबाउट कि आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है, इट्स अबाउट कि आप उस 3 घंटे में कितना रिकॉल कर सकते हो। और रिकॉल आप तभी कर पाओगे जब आपने उसको ढंग से आपने न्यूरल सर्किट्स दिमाग में बनाए हैं। मैं न्यूरो साइंटिफिक वे से भी अपनी वीडियोस के अंदर बात करता हूं, क्योंकि ब्रेन साइंस जिसने समझ लिया उसने सारा खेल समझ लिया, वो दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकता है। आपने अपने दिमाग के अंदर कितने ढंग से अपनी हार्ड डिस्क के अंदर उस डेटा को स्टोर किया है। अगर आपने डेटा ही ढंग से स्टोर नहीं किया है, उसके कनेक्शंस ढंग से नहीं बने हैं, डेटा स्टोर करना एक अलग चीज़ होती है, फिर उसके कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना, 2 अलग अलग चैप्टर हैं, उनको मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो अगर आपने अपने आप को ट्रेन ऐसे नहीं करा कि आप 2 अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स को कनेक्ट करके उसको अप्लाई कर सको, तो फिर आप जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप अटक जाते हो। वो इसलिए क्योंकि आपने ढंग से कनेक्शन बनाना नहीं सीखा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना अच्छे से अपने उस नॉलेज को, अपने सिलेबस को ढंग से अपने दिमाग के अंदर बैठाओगे, और उसको एक चुटकी के अंदर अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको पता है, एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती होता है और एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है। आपको पता है भाई, एक MCQ अगर 1 मिनट 1.5 मिनट में नहीं हो रहा ना, तो गए। सेक्शन बी की टाइमिंग सेट है, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, आपको अपने हिसाब से पता होता है कि भाई इतनी देर में इतना नहीं हो रहा ना। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेबस को साइड में रखो, पहले उसको पक्का करो जो आपको लगता है कि यार ये
मेरा हल्का हल्का सा वीक है, इसको मैं थोड़ा सा और पकड़ लूँगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, इसके अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ, उसको और ज़्यादा पक्का करने की कोशिश करो, और जो बचा हुआ दिन का हिस्सा है उसके अंदर जो बचा हुआ सिलेबस है उस पर फोकस करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कितना भी बैठ के पढ़ लो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको समझ ही नहीं आता। जैसे फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स का कोई चैप्टर है, कोई स्पेसिफिक टाइप की एंट्री है, ठीक है, मैथ्स का कोई स्पेसिफिक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टॉपिक है, वट एवर इट इज़, आता ही नहीं कुछ बच्चों को समझ में। वो कितना ही पढ़ लें, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लें, वो अटक ही जाते हैं उसके अंदर। छोड़ दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है बार बार कि यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जब आप बाकी सिलेबस के ऊपर काम कर लोगे और उसको ढंग से पढ़ लोगे, उसको ढंग से अपने दिमाग के अंदर बैठा लोगे, तो फिर उसके सामने ये टॉपिक आपको बहुत छोटा लगेगा कि यार इतना सारा तो हो गया ना, चलो अगर हम ये नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबकॉन्शियसली डरे हुए रहते हैं कि यार ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। अगर वो आपको आ ही नहीं रहा है समझ में, एक तो प्रेशर इतना ज़्यादा है, टाइम कम है, ऊपर से आप उसी टॉपिक पे ध्यान दे रहे हो जो आपको कभी नहीं समझ में आता, तो अब उसको छोड़ दो आप, क्योंकि पूरा साल भर था उसको समझने के लिए। अब अगर आपने तब टाइम नहीं दिया तो अब टाइम देके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उस पर टाइम दोगे, नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चंस गलत होंगे, बार बार आप भूल जाओगे वो टॉपिक, तो आपको डिमोटिवेशन आएगा। इसीलिए जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लग रही है अपने पूरे सिलेबस के अंदर, सबसे पहले उसको पक्का करो। अगर आप बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, टॉपर हो, किसी भी कैटेगरी में आते हो, बोर्ड एग्जाम्स को मास्टर करने का, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज लाने का एक ही उपाय है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर अपनी ग्रिप बनाना। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए, जैसे जैसे आपका जो वो 70% 60% सिलेबस है, आपको लग रहा है कि अब वो पक्का हो रहा है, धीरे धीरे आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करना स्टार्ट कर दो। एक सैम्पल पेपर उठाओ और जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको फटाफट निपटाते जाओ। क्योंकि सैम्पल पेपर अगर आपने नहीं करे तो आपको बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न नहीं समझ में आएगा। आप कितनी ही किताबें पढ़ लो, अपनी सारी एनसीईआरटी छाप लो, एसएल अरोड़ा पूरा का पूरा अपने दिमाग में बिठा लो, फिजिक्स की सारी बुक जो भी आप पढ़ रहे हो, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, सब कुछ अपने दिमाग में बिठा लो। लेकिन अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं समझ में आया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रैक्टिस की जाती है, और वो क्वेश्चंस बार बार हर पेपर में आप देखोगे रिपीट होते हैं, तो आपको बार बार उनको फिर दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 सब्जेक्ट पकड़ो एक दिन के अंदर, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस के बच्चे हो तो आपने एक फिजिक्स पकड़ लिया और एक केमिस्ट्री पकड़ लिया। केमिस्ट्री फिजिक्स के कंपैरिजन में कम टेक्निकल है, ठीक है ना। एक दिन आपने मैथमेटिक्स पकड़ लिया, एक दिन आपने कोई और सब्जेक्ट पकड़ लिया, अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो। ऐसे ही अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने दिन का आधा हिस्सा अकाउंट्स पे दिया और दूसरा हिस्सा आपने बीएसटी पे दे दिया, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कम टेक्निकल है। तो इससे क्या होगा, आप पूरे दिन में 2 सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी कर रहे हो और दिन के बचे हुए हिस्से के अंदर आप अपना बचा हुआ सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो। जैसे जैसे जो बचा हुआ सिलेबस है वो कंप्लीट होता जाएगा तो वो आपके कंप्लीटेड सिलेबस की कैटेगरी में जाता जाएगा। अब आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, जो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है उसके बेसिस पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को भी निपटा रहे हो और जो बचा हुआ सिलेबस है साथ साथ उसको भी कंप्लीट कर रहे हो। तो यहाँ से भी आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ से भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो बचा हुआ सिलेबस है उस पर आपको कम ध्यान देना है और जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि कभी कभी होता है स्ट्रेस की वजह से, डर की वजह से जो आता है आपको वो भी आप भूल जाते हो। पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि जो पूरा का पूरा इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है, इतनी बार उसी फॉर्मूले को याद कर रखा होता है, बोर्ड एग्जाम में आपको वही याद नहीं आता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मेमोरी में नहीं पढ़ा, वो मेमोरी में पढ़ा है, बट आप उसको रिट्रीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है, ठीक है। इसीलिए आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर और उसकी प्रिपरेशन के दौरान भी स्ट्रेसफुल नहीं होना है। और एक चीज़ मेरी याद रखना, अपनी औकात के हिसाब से क्वेश्चन सेट करना। सेट कर लो कि भाई ये चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लेंगे। अब किसी ने बोल दिया मैं 50 कर लूँगा, 50 नहीं कर पाया वो बंदा, अब वो अगले दिन क्या करेगा, उसको डिमोटिवेशन आ जाएगा, रात को सोते समय उसको बहुत बुरा लगेगा। इससे विल पावर कम होती है। विल पावर कब कम होती है, जब आप जो चीज़ ठान लेते हो कि मुझे ये चीज़ पूरी करनी है और आप जब वो नहीं कर पाते हो तो जो अगला आप टारगेट सेट करते हो आप वो भी पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी विल पावर कम हो गई है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी आपने ठाना है, बेशक आप बोलो कि मुझे एक ही क्वेश्चन करना है पर उसे कंप्लीट करो, 2 क्वेश्चन करने हैं उसे कंप्लीट करो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, धीरे धीरे लगता है कि येस आई कैन डू इट। धीरे धीरे आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। फिर आप 10 क्वेश्चन भी करो, 20 क्वेश्चन भी कर लोगे, 50 भी कर लोगे, क्योंकि जो आपकी पुरानी हिस्ट्री है वो यही बता रही है कि ये बंदा जो ठानता है वो कर लेता है। इसीलिए अपनी औकात के अनुसार अपना टारगेट सेट किया करो।
जितना आपको कंफर्टेबल लगता है कि भाई मेरी कैपेसिटी है एक दिन में 20 क्वेश्चन करने के मैथ्स की सैम्पल पेपर से, तो हम 20 करेंगे, किसी की 10 है, किसी की 5 है, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को साइंटिफिकली कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, तो स्टे ट्यून टू द चैनल। जो 3 घंटे का टाइम होता है ना बोर्ड एग्जाम का, वो 3 घंटे का नहीं है, वो एक्चुअली में 2.5 घंटे का है। 2.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है और आधे घंटे के अंदर आपको रिवीजन करनी है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अपने दिमाग के पैटर्न्स बना सकते हो, और आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर स्ट्रेस कम हो और आप उस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को, टेक्निक को ढंग से लगा सको और आपका टाइम भी बचे, आप उसे रिवाइज भी कर पाओ, और घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी है सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की, ये सारी की सारी चीज़ मैं उस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो चैनल पे अपडेटेड रहना। क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप अभी अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद अपना एंट्रेंस एग्जाम दोगे, कोई CUET देगा, कोई JEE देगा, कोई नीट देगा, कोई और एग्जाम देगा। एंट्रेंस एग्जाम की जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, कैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है, कैसे एग्जाम के अंदर बैठ के वो क्वेश्चन रिकॉल किए जाते हैं जो आपको याद नहीं आते क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक कोर्स बना रखा है। और आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि 1 जनवरी को इसके ऊपर 50% ऑफ की सेल है, हैप्पी न्यू ईयर सेल। तो इस ऑफर को अवेल करना मत भूलना। ये कोर्स मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जो किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट की, JEE की, नीट की, IIT के लिए, UPSC के लिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, इवन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। इस पूरे कोर्स के अंदर मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया कि अपने दिमाग को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, अपनी न्यूरॉन्स को किस तरीके से सिंक किया जाता है कि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कंसोलिडेट करके अपने दिमाग में रख पाओ, और एक कमांड देने पे, सिर्फ एक कमांड देने पे जो भी आपको चाहिए वो आप उस हार्ड डिस्क में से रिट्रीव कर सको। क्योंकि यही तो सारा खेल होता है, पेपर में बैठ गए, याद ही कुछ नहीं आ रहा। अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं भी कर रखी है, आप कमज़ोर हो, आपको डर लग रहा है, आप इस कोर्स को यूज़ करना, आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले दिन बहुत मदद मिलेगी। 550 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स को ले चुके हैं और उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। आप वेबसाइट पे जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाके सबसे पहले आप रिव्यूज़ देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा बर्बाद हो। पहले रिव्यूज़ देखना कि बाकी बच्चे मेरे कोर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। 3.5 घंटे से ज़्यादा का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, वीडियो फॉर्मेट में है, हिंदी लैंग्वेज में है, और मैंने एक टॉपिक, प्रोक्रेस्टिनेशन करना है तो हेल्दी प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे करना है, रिकॉल कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, अपने दिमाग में चंक्स कैसे बनाने हैं, अलग अलग टॉपिक्स की फाइल्स कैसे सेव करके बनानी है, सब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और मेरे खुद के 5-6 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ये सारी टेक्निक्स अपने बच्चों पे भी लगाई थी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए। पेमेंट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है, वेबसाइट के नीचे आपको ईमेल दिखेगी, ईमेल कर देना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा। एक सबसे बड़ा वहम जो आप सब लोग पाल के रखते हो कि अगर आपने किसी टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो वो हो गया, नहीं, ये आपको लगता है क्योंकि आपका मन आपको ये कहता है कि ये क्वेश्चन तूने सॉल्व कर लिया तो ये तुझे आ गया। लेकिन अगर आप न्यूरोलॉजिकल लेवल पे जाके देखोगे कि आपके दिमाग में उस क्वेश्चन का ढंग से पैटर्न बना ही नहीं, जो आपके दिमाग के न्यूरल सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो अभी बहुत वीक हैं, वो बहुत पतले हैं, उनका माइलिनेशन नहीं हुआ है। मैंने एक वीडियो के अंदर माइलिनेशन के बारे में बताया था। माइलिनेशन का मतलब जैसे एक बिजली की तार होती है, जब आप उसे छीलते हो तो अंदर से बहुत सारी पतली पतली कॉपर वायर के स्ट्रैंड्स निकलते हैं ना, बहुत पतली पतली, उसके ऊपर जो रबर का या PVC का, प्लास्टिक का जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, वो एक तरह से आप ये समझो कि ऐसे ही आपके जो दिमाग के अंदर जो भी आप पढ़ते हो, जब आप न्यूरॉन्स आपके कनेक्शन बनते हैं, जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हो तो उसका एक न्यूरल कनेक्शन बनता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, अभी वो कमज़ोर है, उसके ऊपर अभी जो थिक लेयर होती है ना, जैसे बिजली के तार के ऊपर वो रबड़ की लेयर होती है, ऐसे ही आपके न्यूरॉन्स के ऊपर भी एक लेयर चढ़ जाती है माइलिन नाम की। ये केमिकल कंपाउंड है माइलिन। आपके न्यूरॉन्स की माइलिनेशन नहीं होगी तो आपका वो जो मेमोरी पार्ट है, जो आपने डेटा अंदर फीड किया है, वो आपका बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, वो आप उसके रिकॉल नहीं कर पाओगे। तभी तो आप देखते हो ना, आप आज प्रैक्टिस करते हो, 2 दिन में भूल जाते हो, 3 दिन में भूल जाते हो, 1 हफ्ते के बाद आपको याद ही नहीं आता कि यार इसको कैसे सॉल्व किया था, कौन सा क्या लॉजिक लगाया था इसमें। क्यों? वो जो लॉजिक वाला पार्ट होता है वो क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर न्यूरल सर्किट के ऊपर माइलिनेशन नहीं किया। माइलिनेशन कैसे होता है? सिंपल, हर 2 दिन के गैप में उसी टॉपिक को बार बार रिकॉल करते रहो, और जितनी बार रिकॉल करोगे उतना कम वक्त लगेगा। बहुत बार जब मैं पढ़ाता था, आप में से जितने लोगों को नहीं पता, मैंने 5 साल अपने खुद के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये बोलते थे कि यार हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारा तो टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा। किसी टॉपिक को अगर आपने आज रिवाइज करा, पहली बार आज पढ़ा,
आपने रात को रिवाइज करा सोने से पहले, आपको लगे 20 मिनट, आपको लगा आधा घंटा। अगर आप 2 दिन के गैप में फिर दोबारा उसी टॉपिक को रिवाइज करोगे तो आपको क्या आधा घंटा लगेगा? नहीं, 15 मिनट लगेंगे। फिर दोबारा 2 दिन के गैप में फिर दोबारा 10 मिनट, फिर दोबारा 2 दिन के गैप में फिर दोबारा 5 मिनट। एक वक्त ऐसा आ जाएगा आप देखोगे ऐसे करके और आपको याद हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा आप सो रहे हो, आपको नींद में भी कोई जगाएगा ना और बोलेगा ये समझा, आप नींद में भी समझा दोगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपके दिमाग के पैटर्न्स इतने स्ट्रांग बन चुके हैं कि अब दिमाग और हाथ एक साथ सिंक में आ चुका है। अब आपको मन से अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ABCD लिख के दिखाओ, क्या आप सोचोगे कि C के बाद क्या आता है? क्या आप सोचोगे कि XY के बाद क्या आता है? 2 का टेबल लिख के दिखाओ, 5 का टेबल लिख के दिखाओ, 7 का टेबल लिख के दिखाओ। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब आप रिसाइट भी करते हो 7 का 8 का टेबल, आपको सोचना भी नहीं पड़ता, वो ऐसे बहता है बस। क्यों? क्योंकि बचपन से आपने टेबल्स को इतना रिकॉल किया है अपनी कैलकुलेशंस में, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्लास 6th में 7th में मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। इस वजह से वो दिमाग में आपके बैठ गया है। जब न्यूरॉन नया नया डेवलप होता है ना, वो बहुत कमज़ोर होता है, उसके ऊपर पहले काम करना पड़ता है। उतना काम कर लो जितने में वो पूरा पक्का हो जाए। उसके बाद आप तब तक नहीं भूलोगे जब तक आप मर ना जाओ। एटलीस्ट कम से कम हमें तो बोर्ड एग्जाम्स तक चाहिए, तो आप एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी फ्रेश नया टॉपिक पढ़ रहे हो या किसी नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट आफ्टर एवरी 2 days गैप। 2 दिन के गैप में आपको रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम देना पड़ता है। टाइम देने से क्या होता है, वो जो ब्रेन है ना, हिपोकैम्पस के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उनको पक्का करने में भी तो टाइम लगता है ना। फेविकॉल लगा के छोड़ दोगे पेपर के ऊपर तो सूखने का टाइम दोगे, या बार बार हटा हटा के देखते रहोगे कि चिपका चिपका? ऐसे ही आपके न्यूरॉन्स को भी टाइम देना होता है। इसलिए 2 से 3 दिन का गैप देते रहो। जैसे जैसे आपकी रिवीजन बढ़ती जाएगी उसी सेम टॉपिक पे, आप उतना ज़्यादा गैप बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो जो आपका न्यूरॉन है वो पक्का हो रहा है। इसीलिए रिकॉल करना, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक गलती जो हम सब करते हैं कि हम एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से बात करते हैं, स्पेशली दोस्त जो बार बार आपको डिमोटिवेट करते हैं, या फिर उनका इंटेंशन नहीं होता डिमोटिवेट करने का, आप ही के अंदर चुल मची होती है, तेरा कितना हो गया, तूने कितना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। इससे होता क्या है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करते हो, वो डर बैठ जाता है अंदर। जब वो डर और आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो कुछ, मैं तो अल्फा हूँ, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, आप उस समय बोल रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत गहरे में ना, सबकॉन्शियस लेवल पे अंदर आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि यार उसका तो इतना हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं, उसने तो इतने क्वेश्चन कर लिए, मैं पीछे हूँ। इससे होता क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम कम हो जाता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम कम हो गया, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो जितनी मैं आपको ये टेक्निक्स बता रहा हूँ, फिर ये कौन लगाएगा? टेक्निक स्ट्रैटेजी भी तो तभी लगाओगे ना जब बैठ करके पढ़ोगे, वक्त दोगे। तो इसीलिए हो सके तो कम बात करो, और अगर बात कर भी रहे हो तो उस इंसान से बात करो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको बोले कि अरे कोई बात नहीं, मेरा इतना हो गया, तेरा इतना हो गया, तू भी करता रहे। जो एक दूसरे का साथ दें, ना कि एक दूसरे को नीचे गिराएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दिन बैठ के पढ़ रहे होते हैं और हमारा फोकस नहीं लग रहा होता। कुछ दिन तो फोकस बहुत अच्छा लगता है और कुछ दिन हमारा फोकस बहुत खराब होता है। ये बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है। आपके माँ बाप को ये बात कभी नहीं समझ में आएगी। उनको लगेगा बैठ के पढ़, 3-3 घंटे पढ़, 4-4 घंटे पढ़, है ना। मेरा तो एक स्टूडेंट था, उसके तो पापा ने उसके घर के अंदर CCTV कैमरा लगवा दिया था, और वो दुकान पे बैठ के फ़ोन पे देखते थे कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। मतलब कितनी बेफिजूल की चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। क्योंकि नेचुरल ब्रेन के जो रिदम्स होते हैं ना, वो हर 90 मिनट के बाद फोकस लूज करने लगते हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर समझाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी वीडियोस का, आप उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको पढ़ाई के अंदर मज़ा ना आए, 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, कितना ही घटिया बच्चे हो आप, फिर बताना, कमेंट करके बताना मज़ा आया कि नहीं आया। 10 मिनट रूल अप्लाई ज़रूर करना। तो 10 मिनट टाइमर रूल का मतलब क्या होता है, आपको लगता है कि यार मेरा ना फोकस, मेरा मन बहुत भटक रहा है, मुझे बहुत डिमोटिवेशन हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ों को साइड में करके, क्योंकि वो भागेंगी नहीं। वो भागेगी तब जब आप अंदर से आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, तो आप फिर उनसे वो सारी चीज़ें अपने आप डिजॉल्व हो जाती हैं। वट यू हैव टू डू इज़, आप बैठो, 10 मिनट का टाइमर लगाओ। 10 मिनट से कम में बात नहीं बनेगी, कम से कम 10 मिनट का टाइमर लगाओ और अपने आप को ये बोलो कि सारी दुनिया भाड़ में जाए, बोर्ड एग्जाम भी भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए, पूरा सिलेबस भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने ये एक टॉपिक है और मैंने अपने फ़ोन के अंदर 10 मिनट का टाइमर लगा दिया। इस 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है, या क्वेश्चन सॉल्व करना है, या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, या ये रटना है, जो भी आपको करना है, ये केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, जो भी आपको करना है। इससे होगा क्या,
उस 10 मिनट के अंदर अंदर आपका दिमाग, आपका मन जहाँ भी फैला हुआ था, जहाँ भी डिस्ट्रैक्टेड था, वो सारी की सारी ऊर्जा एक जगह फोकस हो जाएगी कि यार टाइमर चल रहा है, 10 मिनट के अंदर अंदर करना है। क्योंकि हमारी ना एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम हारना नहीं चाहते। हम किसी भी चीज़ से, चैलेंज हमको बहुत पसंद होते हैं, है ना। इंसान को अगर मैं आपको एक चैलेंज दे दूँ तो आपको लगेगा हाँ मैं कर दूंगा, है ना। आपने वो देखा होगा ना, कहीं कहीं वीडियोस पे वो कांच का बड़ा सा बॉक्स होता है और उसके अंदर इतना बड़ा गोल्ड का बार होता है, लोग हाथ डाल के उसको निकाल रहे होते हैं। तो सब ट्राई करते हैं क्योंकि सबको कहीं ना कहीं चैलेंज लेने की एक चुल मची होती है। तो हमारा वो वाला मोड एक्टिवेट हो जाता है कि भाई 10 मिनट के अंदर ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ईगो पे लगती है ना बात, उसको ईगो पे ले लो और उस 10 मिनट के अंदर अंदर आप पूरी कोशिश करो कि आप उसको पूरा कर पाओ। अगर टाइमर बज भी गया और आप नहीं भी कर पाए, कम से कम आपका फोकस तो लग गया। अगली बार फिर दोबारा से 10 मिनट का टाइमर लगा लो, फिर दोबारा करो। ये 10 मिनट टाइमर रूल मैंने खुद इजाद किया था और ये मैंने अपने बच्चों को भी शेयर किया था जब मैं पढ़ाता था। आप इसे अप्लाई करके देखना, मैंने वीडियोस में भी बहुत बार शेयर करा है और कमेंट्स भी करे हैं बहुत सारे लोगों ने कि ये रूल बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको क्विक फोकस चाहिए तो, घर में लड़ाई हो गई, दिमाग ख़राब हो रहा है, ये सब चलता रहता है ना, डिमोटिवेशन हो रहा है, ट्यूशन में डांट पड़ रही है, ठीक है ना, तो आप बैठो 10 मिनट 15 मिनट, ये नहीं आधे घंटे का टाइमर लगा के बैठ गए। क्योंकि फिर दिमाग बोलता है अरे अभी तो आधा घंटा है, आधे घंटे के बाद बजेगा, अभी तो मस्ती कर लेते हैं। नहीं, जितना कम से कम टाइम दोगे, जितना वो जो विंडो है ना वो जितना कम रहेगा, आप उतना ज़्यादा एज पे रहोगे कि जल्दी करना है। उससे आपका फोकस भी बढ़िया रहेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर मैं अपनी पे आया तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने अकाउंट्स का 3-4 सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिए, केमिस्ट्री के कर लिए, मैथ्स के कर लिए, एसएसटी के कर लिए। जब आपको ये फीलिंग आ जाए ना कि 3 से 4 सैम्पल पेपर आपके हो चुके हैं, उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो। अगर आपके ट्यूशन में हो रहे हैं, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सिलेबस इनकम्प्लीट है, घर वाले धक्के मार मार के ट्यूशन भेज रहे हैं और ट्यूशन के अंदर 3-3 घंटे का फुल लेंथ हो रहा है, हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, हम वीक हैं, वहाँ पे भी नंबर नहीं आ रहे, वहाँ पे भी डांट पड़ रही है, 80 नंबर का पेपर है, 12 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, घर वालों के ऊपर फ़ोन जा रहा है, या तुम अपने टेस्ट पेपर घर वालों को दिखा ही नहीं रहे हो। बता रहा हूँ जो पूरी वीडियो में, बस उसको फोकस करो। ट्यूशन में जो हो रहा है, कहीं जो हो रहा है, उसको झेलते रहो, क्योंकि वो तुम्हारी गलती है भाई, तुमने क्यों नहीं पढ़ा। सहना पड़ेगा, थोड़े से वक्त की बात है, पर जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना है। वो जो 3 घंटे का ट्यूशन में टेस्ट होता है तुम्हारे, वो आपका कॉन्फिडेंस गिरा देता है। गलती आप ही की है भाई, अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, आप ही ने पूरे साल भर नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। ये सोचो कि यार अब तो मर ही गए ना, तो मर ही जाते हैं पूरी तरीके से, फिर तो जाओ जा करके जितनी बेइज्जती झेलनी है झेल लो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको घर पे आकर के अप्लाई करो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जीतेगा वही जो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के कम टाइम में सही जवाब लिख के आएगा, ठीक है। तो एक बार आपको फीलिंग आ जाती है कि आपने हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 से 4 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए। अब आप क्या करो, आप ये जनवरी एंड के बाद से स्टार्ट कर सकते हो, जितनी जल्दी कर लो उतना बढ़िया है, लेकिन आपको 1 फरवरी से ये करना है। डेली 1 सैम्पल पेपर सॉल्व करो हर एक सब्जेक्ट का। सुबह उठो, आराम से नहाओ धो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, घर वालों को बोल दो बिल्कुल भाई शांत हो जाए, पूरा बोर्ड एग्जाम वाला माहौल बनाओ। एक आंसर शीट का पैकेट ले आओ जो लैंडस्केप में होती है, ठीक है, एकदम बोर्ड एग्जाम वाला माहौल बनाओ। उसमें क्या होगा, 3 घंटे का टाइमर लगा के आप सेट हो जाओ एकदम कि भाई ये सैम्पल पेपर है, और कुछ सैम्पल पेपर छोड़ देना। पूरे की पूरे सारे पूरी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करना प्रैक्टिस के टाइम पे, और कुछ सैम्पल पेपर छोड़ देना, क्योंकि वो आप ना उसको देखोगे ना उसके क्वेश्चंस आपको पता होंगे। इतना आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 घंटे के लिए उसको यूज़ करना है। आप टाइमर लगा के आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, और उससे होगा क्या कि 3 घंटे के पेपर में आप अपनी स्पीड पे काम करोगे। एक होता है प्रिपरेशन वाला मोड, उसमें आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करते हो कि क्वेश्चन सॉल्व करना है लेकिन सही सॉल्व करना है, थोड़ा सा धीरे सॉल्व करेंगे लेकिन सही सॉल्व करेंगे। 3 घंटे का वो जो टाइमर लगा के आप पेपर करोगे, उसमें आपको स्पीड पे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जनवरी का पूरा टाइम है उसमें आपको आपकी एक्यूरेसी पे काम करना है। तो वहाँ पे आपकी स्पीड अगर हल्की सी स्लो है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे पे आप तभी पहुँचोगे जब आप अपनी एक्यूरेसी पे काम कर लोगे, जब आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम कर लोगे, जब आप अपना अच्छा खासा 70, 80, 90% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप फुल लेंथ दोगे 3 घंटे का, वहाँ पे आपको स्पीड पे काम करना है, वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। वीडियो आएगी, ध्यान से देख लेना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को कैसे साइंटिफिकली जल्दी से जल्दी फास्ट स्पीड पे कैसे सॉल्व करना है। तो जब आपका 3 घंटे का वो पूरा पेपर खत्म हो गया, मान लो आप दोपहर को 12 बजे बैठे, 3 बजे आपका पेपर खत्म हो गया, अपने हिसाब से टाइम बना लेना, ये नहीं जो मैं टाइम बता रहा हूँ वही रखना है। दोपहर के 12 बजे बैठे, 3 बजे आपकी घंटी बज गई, खत्म। आपको अब देखना है कि मेरी कमी कहाँ पे रह गई है, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन बैठ के उसको एनालाइज करो आप,
सिर्फ एक दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट देना इनफ है। एक दिन अकाउंट्स का दो, अगले दिन मैथ्स का दे लो, अगले दिन एसएसटी का दे लो, अगले दिन साइंस का दे लो। मैं तो ये बोलूँगा कि एक दिन में कम से कम 2 पेपर दो, एक बार दिन में और एक बार शाम को, ठीक है। एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनको, ये नहीं कि पेपर दे लिया, पेपर देने के बाद उनको एनालाइज भी करना। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, एंड दैट इज, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, बहुत वेग आइडिया रखते हैं अपने दिमाग में कि अरे मेरा ना मैथ्स कमज़ोर है, अरे मेरा अकाउंट्स कमज़ोर है, अरे मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, फ़ोन पे यार मेरे को ना मैथ्स नहीं आ रही है। मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स बहुत बड़ा चैप्टर है, 16-17 चैप्टर है, वट जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। अपने दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो, मैथ्स में क्या नहीं आ रहा, मैथ्स में ये 3 चैप्टर नहीं आते। अच्छा, अभी तो बोल रहे थे मैथ्स नहीं आ रहा, अब कह रहे हो 3 चैप्टर आ रहे हैं, इसका मतलब पूरा मैथ्स आता है, 3 चैप्टर नहीं आते हैं, राइट। अब मुझे ना ये 3 चैप्टर नहीं आते, अगेन गलती कर रहे हो। 3 चैप्टर नहीं, एक चैप्टर के अंदर क्या पूरा चैप्टर नहीं आता? नहीं, इस चैप्टर के अंदर ये वाला तो मेरा हिस्सा बहुत बढ़िया है, वरना ये 2 टॉपिक नहीं। चैप्टर आता है पूरा का पूरा, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक नहीं आते। तो जितना ज़्यादा जूम इन करोगे आपको पता चलेगा कि यार हम तो फालतू में घबरा रहे थे, हमने तो पूरे के पूरे फिजिक्स को ही दोषी ठहरा दिया कि हमें तो पूरा फिजिक्स ही नहीं आ रहा। फिजिक्स के अंदर कौन सा चैप्टर नहीं आता, कौन से चैप्टर में कौन सी डेरिवेशन नहीं आती, कौन से डेरिवेशन में कौन सा स्टेप मिस करते हो, कॉन्फिडेंस लूज आप खुद करते हो अपनी वजह से। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं इसके ऊपर पढ़ता रहता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ और मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, तब जाके मैं छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये मैं आप लोगों के पास लेके आता हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जितना ज़्यादा जूम इन करो कि और जूम इन करो कि इसमें क्या नहीं आता, मैथ्स में ये चैप्टर नहीं आता, नहीं इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक नहीं आता, ये टॉपिक नहीं आता, इस टॉपिक में क्यों फंसते हैं, इस टॉपिक में मुझे ये लगाना नहीं आता, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी नहीं आती, मुझे वेक्टर्स नहीं समझ में आते। हाँ, ये हुई ना बात, जड़ को पकड़ो, जड़ को। जैसे जैसे वो टॉपिक पक्का हो जाएगा, वो चैप्टर पक्का हो जाएगा, वो सब्जेक्ट पक्का हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट को जिसने भी पूरा देख लिया उसको कभी भी फोकस के इश्यूज नहीं आएंगे। अगर वो बच्चा आधे घंटे के लिए बैठता है सिर्फ पढ़ने के लिए, तो वो 5 घंटे 6 घंटे आराम से पढ़ सकता है। बोर्ड एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, एंट्रेंस एग्जाम का टाइम आ रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है अपनी पढ़ाई में, वो भी बिना स्ट्रेस लिए, कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ, खुशी के साथ, डर के साथ नहीं। इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, पढ़ाई से रिलेटेड, लॉन्ग आवर्स स्टडी सेशन से रिलेटेड कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।